ओके जनाब, तो स्टेप वन का लेक्चर नंबर 6 है जिसको हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने देखा था कि कैसे स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास बनता है और कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, और रिजेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होती है, कार्डियक आउटपुट को निकालने का फार्मूला क्या है, और कौन कौन से डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर कार्डियक आउटपुट डिपेंड करती है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे जो कि हैं पल्स प्रेशर, और साथ में मीन आर्टेरियल प्रेशर और स्टार्लिंग कर्व को हम लोग आज ख़त्म करेंगे। पल्स प्रेशर क्या है? पल्स प्रेशर कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आप पल्स के ज़रिए फील करते हैं, नब्ज़ चेक करते हैं, उसको हम पल्स प्रेशर बोलते हैं। पल्स प्रेशर का फार्मूला क्या है? पल्स प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। मैंने आपको बताया था दो किस्म के ब्लड प्रेशर होते हैं। एक वो ब्लड प्रेशर होता है जो तब प्रोड्यूस होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रेशर बढ़ता है, इस चीज़ को बोलते हैं सिस्टोली। ओके, तो वो होता है सिस्टोल, और जब हार्ट रिलैक्स करता है इसको बोलते हैं डायस्टोल या प्यार से डायस्टोली। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो पल्स प्रेशर हमें मिलता है। ठीक है, वैसे प्रेशर होता क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी खास एरिया के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरे पास कोई एरिया है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये फोर्स और ये एरिया को मिला के मैं क्या बोलूँगा? इस एरिया के ऊपर कोई फोर्स लग रही है, इसको मैं बोल रहा हूँ प्रेशर लग रहा है। ठीक है, फोर्स ओवर एरिया। अब यहाँ पे देखें, पल्स प्रेशर के अंदर फोर्स कौन लगा रहा होता है? ब्लड लगा रहा होता है, हमारा ब्लड। और किसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है? वेसल्स के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, तो पल्स प्रेशर क्या है? वो फोर्स है जो ब्लड के मॉलिक्यूल हमारी ब्लड वेसल के ऊपर लगा रहे होते हैं, और जिसको हम फील भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ये किससे कंट्रोल हो रहा होता है? अल्टीमेटली ये कंट्रोल हो रहा होता है, ब्लड को पावर कौन दे रहा होता है? हमारा हार्ट दे रहा होता है। और हार्ट की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखी है, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, ये तमाम की तमाम चीज़ें किसको इन्फ्लुएंस करेंगी? ब्लड की इस पावर को, वो कितना फोर्स लगा सकता है इस ब्लड वेसल के ऊपर, और अल्टीमेटली हमारा पल्स प्रेशर भी चेंज होगा इसके साथ साथ। अब देखते हैं हम लोग किन चीज़ों के ज़रिए पल्स प्रेशर बढ़ता है, किन चीज़ों के ज़रिए पल्स प्रेशर कम होता है। उससे पहले सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वही ब्लड प्रेशर है जो कि हम अक्सर मेजर करते हैं, तो आमतौर पे इसकी वैल्यू 120 होती है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 80 होती है। तो इनको जब हम इसमें से माइनस करेंगे तो कितना जवाब आएगा? 40। तो 40 हमारे पास पल्स प्रेशर की वैल्यू होती है नॉर्मली। अच्छा, अब देखते हैं पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टीरियल कंप्लायंस। इस बात को समझते हैं। पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब ये है कि ये हार्ट की प्रॉपर्टी थी, स्ट्रोक वॉल्यूम का कितना ब्लड वो निकाल रहा है एक सॉरी, एक उसके अंदर जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, और उस चीज़ को हम लोगों ने बोला था ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम का फार्मूला था एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो उस चीज़ को हम लोगों ने कहा था कितना ब्लड जा रहा है इन वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑफ कोर्स अगर ज़्यादा ब्लड मेरे पास प्रोड्यूस होगा, ज़्यादा ब्लड हार्ट से निकलेगा, तो ज़्यादा फोर्स लगेगी। क्लियर? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर्टीरियल कंप्लायंस, दूसरी कंप्लायंस की प्रॉपर्टी वो इन ब्लड वेसल्स की है। अब कंप्लायंस क्या होती है? कंप्लायंस होती है कितना स्ट्रेचेबल है एक वेसल। ठीक है, अब लेट्स सपोज ये है एक ब्लड वेसल जिसके ऊपर फोर्स लग रही है। जब इसके ऊपर फोर्स लगेगी तो क्या ये अपनी जगह पे बरकरार रहती है? जब ये अपनी जगह पे बरकरार रहेगी तो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा, हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट को फील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब लेट्स सपोज इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें कि ये ब्लड वेसल है, यहाँ पे ब्लड इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। अगर तो ये इसका साइज़ इतना ही रहता है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है, आसानी से ये खुलती नहीं है, तो फोर्स क्या होगी? ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये एरिया कम है। तो अगर तो ये स्ट्रेचेबल है, कंप्लायंस का मतलब है कितनी आसानी से स्ट्रेच हो सकती है। अगर तो ये स्ट्रेचेबल है बहुत ज़्यादा, तो वही ब्लड हमारे पास वो अब फोर्स उतनी नहीं लगा पाएगा, क्योंकि एरिया हमारे पास ज़्यादा हो गया है। सिंपल अल्फाज में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो कंप्लायंस क्या है कि कितनी स्ट्रेचेबल है एक वेसल। ठीक है, अगर तो स्ट्रेचेबल ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स उसके ऊपर फोर्स जो होगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और ओवरऑल पल्स प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो कंप्लायंस हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी उससे पल्स प्रेशर कम होगा। अगर कंप्लायंस कम है, मिसाल के तौर पे कंप्लायंस एक चीज़ की कम है, वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हो सकती, तो उससे क्या होगा? पल्स प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ये कब होता है अभी देखते हैं हम लोग। और
अगली लाइन को देखते हैं। अगली लाइन है इंक्रीज पल्स प्रेशर इज इन एओर्टिक रीगर्जिटेशन, एओर्टिक स्टिफनेस। एओर्टिक स्टिफनेस के अंदर क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इन ओल्डर एडल्ट। देखें, आयोटिक रीगर्जिटेशन का मैकेनिज्म और है और आयोटिक स्टिफनेस का मैकेनिज्म और है। इनको वैसे हमने आगे जाके डिटेल में पढ़ना है, लेकिन आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए एओर्टिक रीगर्जिटेशन के अंदर एओर्टिक वाल्व सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, जिससे क्या होता है, ब्लड जो है वो वापस हार्ट के अंदर आ रहा होता है। फिर 1-2 साइकिल के बाद इतना ज़्यादा ब्लड हो जाता है वहाँ पे कि ब्लड जब फिर पंप होगा तो बहुत ज़्यादा पंप होगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना कि आमतौर पे ब्लड को आयोटिक रीगर्जिटेशन यानी कि आयोटिक वाल लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा के अंदर ब्लड को जाना चाहिए और वापस नहीं आना चाहिए। आयोटिक रीगर्जिटेशन के अंदर क्या होता है, वापस आने लग जाता है। जब वो वापस आएगा तो नेक्स्ट साइकिल के अंदर बहुत ज़्यादा बाहर जाएगा, जिससे क्या होगा, पल्स प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और दूसरा है एयोटिक स्टिफनेस। स्टिफनेस हो गई, सख्त हो गई, तो कंप्लायंस इसकी क्या होगी, कंप्लायंस कम हो जाएगी, स्ट्रेच नहीं हो पा रही, सख्त हो गई है, जैसे कि हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक है, उम्र रसीदा लोगों के अंदर, ओल्डर पेशेंट के अंदर क्या होता है, स्टिफनेस आ जाती है एयोटिक के अंदर, वक्त के साथ साथ सख्त हो जाती है एयोटिक एरिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है, ये पल्स प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि कंप्लायंस कम है। मैंने आपको पूरा इसका बताया है, स्ट्रेच नहीं हो पाएगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सोते सोते आपकी सांस उखड़ जाए, और इसकी वजह से क्या होता है, सिंपैथेटिक टोन बढ़ जाती है। सिंपैथेटिक टोन बढ़ेगी तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ओवरऑल हमारे पास ब्लड प्रेशर जो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, पल्स प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, दूसरा हार्ट बीट भी बढ़ जाती है जब आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। उसके बाद हमारे पास हाई आउटपुट स्टेट, कुछ इस तरह की स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर हाई आउटपुट होता है, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट बढ़ जाती है, जैसे कि एनीमिया के अंदर। एनीमिया के अंदर तो ब्लड ओवरऑल कम हो जाता है, रेड ब्लड सेल की कंसनट्रेशन कम हो जाती है, लेकिन उससे होता क्या है कि ऑक्सीजन की भी कंसनट्रेशन कम हो गई तो बॉडी सेंस करती है। जब बॉडी सेंस करती है ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो बॉडी हार्ट रेट बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है, पल्स भी बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रोक वॉल्यूम। दूसरा हाइपरथायराइडिज्म, इसमें भी मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जिससे वही मैकेनिज्म हमारे पास हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ओवरऑल हमारे पास कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, पल्स प्रेशर भी बढ़ जाएगा। और उसके बाद एक्सरसाइज करने से ट्रांजिएंट किस्म का चेंज आता है, पल्स प्रेशर बढ़ता है, लेकिन ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट का मतलब है दोबारा से वापस आ जाता है नॉर्मल हालत में। कहाँ डिक्रीज कब होता है पल्स प्रेशर? आयोटिक स्टेनोसिस के अंदर। आयोटिक रीगर्जिटेशन के अंदर क्या हो रहा था कि ब्लड वापस आ रहा था, स्टेनोसिस में बाहर नहीं जा रहा। तो जब ब्लड बाहर नहीं जाएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ओवरऑल पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसको अगर यहाँ पे देखें तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक हो गया, कार्डियक टेम्पोनेट हो गया, और एडवांस हार्ट फेलियर हो गया। इन सब में एक ही मैकेनिज्म चल रहा होता है कि हार्ट की पंपिंग एबिलिटी इफेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से सही तरीके से ब्लड बाहर नहीं जा रहा। जब ब्लड सही तरीके से बाहर नहीं जाएगा तो ओवरऑल स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगी, कार्डियक आउटपुट कम होगी तो ओवरऑल मेरे पास पल्स प्रेशर भी कम हो जाएगा। पीजी। उसके बाद आता है मीन आर्टेरियल प्रेशर। क्या होता है, इसको समझते हैं। देखें, एक तो हम लोगों ने देखा पल्स प्रेशर विच इज़ इक्वल टू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये सिंपल एक पल्स प्रेशर की फार्मूला है। मीन आर्टेरियल प्रेशर क्या है कि एक ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वेसल है, लेट्स सपोज इसके अपने अंदर जो है वो प्रेशर कितना है, और हमारे पास इस प्रेशर का मीन कितना है। मीन कहते हैं एवरेज को। तो एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, एक है मेरे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मैं दोनों को सम लूंगा और डिवाइड कर दूंगा दो के ऊपर, मेरे पास क्या आ जाएगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आमतौर पे एवरेज कैसे ली जाती है। मैं कहता हूँ एक बंदे के 500 मार्क्स हैं, दूसरे बंदे के भी 500 मार्क्स हैं, तो एवरेज मार्क्स कितने हैं, आप एक पर्सन 1 के मार्क्स को ऐड करते हैं, पर्सन 2 के मार्क्स को ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं, तो आप रिजल्ट निकाल लेते हैं। इसको बोलते हैं एवरेज निकालना। तो एवरेज मार्क्स इन दोनों ने कितने लिए, या पूरी क्लास के भी आप एवरेज मार्क्स निकाल सकते हैं, 7-8 बच्चों के कितने बच्चे होंगे उसके ऊपर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितने प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। यही हमारे पास आर्टरीज के अंदर भी प्रेशर मेंटेन कर रहे होते हैं, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आम हालात में क्या करना चाहिए, सिस्टोल को प्लस करना चाहिए डायस्टोल के अंदर और डिवाइड कर देना चाहिए 2 के ऊपर, क्योंकि ये 2 प्रेशर हैं। हमारे पास जवाब आ जाना चाहिए था मीन आर्टेरियल प्रेशर का, लेकिन आम हालात में ऐसा नहीं होता। हार्ट फिजियोलॉजी के अंदर ऐसा नहीं होता। ट्विस्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो समझना चाहिए। ट्विस्ट ये है कि
जब हम हार्ट को देखेंगे आगे जाके कार्डियक साइकिल को देखेंगे, वहाँ पे डायस्टोल की जो फेस होती है, डायस्टोल की जो टाइमिंग होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हम डायस्टोल को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, डायस्टोल को हमने क्या देना है, थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। उसको हम लोगों ने यहाँ पे इंडिकेट किया है 2/3 कर दिया। ठीक है, तो 2/3 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है कि पूरे कार्डियक साइकिल को मैंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया। ठीक है, पूरे कार्डियक साइकिल को मैंने 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया। जो 2/3 टाइम है वो डायस्टोल का है, यानी कि डायस्टोल ज़्यादा टाइम के लिए, 1/3 टाइम जो है वो सिस्टोल का है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एवरेज ऐसे नहीं निकाली कि डायस्टोल प्लस सिस्टोल डिवाइड बाय 2, बल्कि मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 2 हिस्से मेरे पास डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि उसका टाइम ज़्यादा होता है, और एक हिस्सा मेरे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का टाइम होता है। ठीक है, तो इस तरह मैंने इसको निकालना है, 2/3 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करें, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की वैल्यू 80 होती है नॉर्मली, सिस्टोलिक की 120 होती है, तो इसको आप निकाल भी सकते हैं जवाब। इसके अलावा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, ये भी इसका फार्मूला है। अगर आप लोगों को पल्स प्रेशर दे दिया जाए, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दे दिया जाए, तभी आप मीन आर्टेरियल प्रेशर निकाल सकते हैं। अगर आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नहीं दिया गया, किसके ज़रिए, इस फार्मूला के ज़रिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल ईजी फार्मूला है, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिंपली आपने क्या किया है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जगह पे 1/3 PP लिख दिया है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू थी 2/3 उसको कैंसिल कर दी। क्लियर हो गया। ये थोड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत 3-4 स्टेप की, वो मैं नहीं कर रहा, बस आप लोग याद रखें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, ठीक है, इज इक्वल टू मीन आर्टेरियल प्रेशर। ठीक है, और अगर पल्स प्रेशर ना दिया गया और डायस्टोलिक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया गया हो, तो उसका कंसेप्ट क्या है, डायस्टोल के साथ हमने 2 हिस्से लगाने हैं, 2/3 लगाना है, और सिस्टोल के साथ 1/3 लगाना है। क्लियर हो गया। अब लेट्स सपोज आपको कुछ भी नहीं दिया गया, उसने आपको कहा है कि कार्डियक आउटपुट ये है और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ये है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर निकालने का, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस से आप मीन आर्टेरियल प्रेशर निकाल सकते हैं। यानी कि मीन आर्टरी प्रेशर, जो कि आर्टरीज के अंदर प्रेशर है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कार्डियक आउटपुट के ऊपर और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के ऊपर, कि आर्टरीज के अंदर रेजिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे हमने देखा था सिंपैथेटिक टोन जब बढ़ती है तो ये वाली जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये बढ़ जाती है। ठीक है, और कार्डियक आउटपुट को भी हम देख रहे थे कैसे कैसे वो चेंज हो रहा है, तो मीन आर्टरी प्रेशर भी हमारे पास उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने देखना है कि कैसे ये तमाम की तमाम चीज़ें वर्क करती हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको समझना चाहिए कि मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है वो क्या होगा, चेंज होगा, कैसे होगा। यहाँ पे देखें, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस अगर बढ़ती है तो इसको कंपनसेट करने के लिए मीन आर्टेरियल प्रेशर जो होगा वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है ब्लड वेसल और हार्ट का, वो एक क्लोज सिस्टम है। ठीक है, उसके उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। तो यहाँ पे कंसेप्ट ये है, इसको समझिएगा गौर से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ, अगर मैं टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, मीन आर्टेरियल प्रेशर के ऊपर होना तो ये चाहिए, मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाए। ठीक है, और कार्डिक आउटपुट के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कार्डिक आउटपुट मेरे पास कम होगी। ठीक है, कम होगी क्योंकि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है मीन आर्टेरियल प्रेशर के ऊपर, वो नॉर्मलाइज्ड होता है, वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। हाँ, अगर कार्डियक आउटपुट भी मेरे पास चेंज हो रही है, मिसाल के तौर पे टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी, जिसकी वजह से इनिशियली कार्डियक आउटपुट कम हुई, फिर हार्ट ने सेंस किया, सिग्नल गया, उसने कार्डियक आउटपुट बढ़ा दी, तो फिर क्या होगा, टोटल मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, और कार्डिक आउटपुट अगर सिंपली अकेली कार्डिक आउटपुट बढ़ रही है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं चेंज हो रही, तभी मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, आपको समझ आ रही है ना कि दोनों वैल्यूज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कैसे इफेक्ट कर रही है कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ी, जिससे मेरे पास क्या हुआ कि मीन आर्टेरियल प्रेशर बढ़ा, जिससे क्या होगा, कार्डिक आउटपुट चेंज होके या कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी। ठीक है। वो डिपेंड करता है, इनिशियली क्या होगी, कार्डिक आउटपुट कम होगी, और थोड़ी देर के बाद एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर कार्डिक आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ताकि वो कंपेंसेट करे इस रेजिस्टेंस को, ताकि ऑर्गन्स की तरफ ब्लड जो है वो सही तरीके से जाए। क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को आप लोगों ने याद रखना है कि मीन आर्टेरियल प्रेशर इज इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। आपको टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी जाएगी, कार्डिक आउटपुट की वैल्यू दे दी जाएगी, पूछा जाएगा मीन आर्टेरियल प्रेशर कितना है, आप लोगों ने बता देना है। या आपसे कहा जाएगा कि टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई है, बताएं मीन आर्टेरियल प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मीन आर्टेरियल प्रेशर भी बढ़ जाएगा।
आप लोगों से पूछा जाएगा टोटल पाइपलाइन रेजिस्टेंस बढ़ गई है तो कार्डिक आउटपुट के ऊपर इनिशियली क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप लोगों ने कहना कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। फिर पूछा जाएगा कि इसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसको कंपनसेट करने के लिए कार्डिक आउटपुट को बढ़ाया जाएगा। क्लियर हो गया, इजी पीजी। उसके बाद मेरे पास आ जाता है स्टारलिंक कर्व। इसको हम देखते हैं स्टारलिंक कर्व क्या होता है। स्टारलिंक कर्व स्टारलिंक कर्व हमारे पास आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है। ये एक ग्राफ है जिसको हमने प्लॉट किया है, और ग्राफ के लिए हमारे पास दो वैल्यूज़ होनी चाहिए। किसी दो के दरमियान हम लोग कोई चीज़ निकाल रहे होते हैं ग्राफ को जब हम प्लॉट करते हैं, एक एक्स एक्सिस के ऊपर एक वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर इसने लिया है वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है, जिसको हम प्रीलोड भी बोलते हैं। प्रीलोड क्या था, प्रीलोड वो ब्लड जो वापस आ रहा था हार्ट के अंदर, ठीक है। और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या था कि रिलैक्स हुआ हार्ट और उसने जितना ब्लड हमारे पास स्टोर हुआ उसको हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोला था। और पाई एक्सिस के ऊपर हम ले गए हैं स्ट्रोक वॉल्यूम को या कार्डियक आउटपुट को, दोनों एक ही बात है। अब हम लोग देखना ये चाहते हैं कि कार्डियक आउटपुट मेरे पास क्या कैसे कैसे चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। अब इधर को जब जाएंगे तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, ऊपर को जब जाएंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ रही है। तो नॉर्मल ग्राफ को अगर हम देखें, पहले मैं नॉर्मल ग्राफ आपको दिखाना चाहूँगा। ये है नॉर्मल ग्राफ, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल एट रेस्ट पे के ऊपर क्या होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है कि जैसे जैसे एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ रहा है, मिसाल के तौर पे हार्ट के अंदर ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो जब ज़्यादा ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है तो बाहर भी तो ज़्यादा जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या था, स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाएगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो देखें, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगी। तो बिल्कुल देखें जैसे जैसे इधर को जा रहे हैं वैल्यूज़, इधर को जा रही हैं, वैसे वैसे हमारे पास कार्डियक आउटपुट भी बढ़ती जा रही है। देखें बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, लेकिन एक ख़ास पॉइंट के ऊपर आके ये उस तरह तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। एक ख़ास पॉइंट आएगा उसके बाद ये ग्राफ जो है वो सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर आगे क्या हुआ, अब कार्डियक आउटपुट बढ़ाने से उतनी स्पीड से, सॉरी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ाने से उतनी स्पीड से कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ रही, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। कार्डियक आउटपुट की एक खास लिमिट है, उसके ऊपर हमारे पास कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ सकती। इसको समझने के लिए आप मेरा पिछले लेक्चर को देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने आपको डिटेल से बताया कि कैसे कार्डियक आउटपुट का मेंटेन किया जा रहा होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आके नॉर्मली हमारे पास कार्डियक आउटपुट मज़ीद नहीं बढ़ेगी, एक ख़ास हद तक बढ़ती है। जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को हम बढ़ा रहे होते हैं, कितना ब्लड आएगा उतना हमारे पास ये बढ़ती जाएगी कार्डियक आउटपुट। ओके, अब हो क्यों रहा है इस मैकेनिज्म को समझते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्यों बढ़ रही है। इसको बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। क्या बोलते हैं, ये स्टार्लिंग कर्व भी उसी लॉ से निकाली गई है। इसका पूरा नाम क्या है, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या बोलता है उसको हम समझते हैं। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ हमें बताता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ कार्डियक मसल फाइबर, जिसको हम प्री लोड भी बोलते हैं। क्या रहा है कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कितनी फोर्स से, आपको याद है कार्डियक आउटपुट किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो रही थी, प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे चेंज हो रही है, वो कह रहा है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए सी लिख रहा हूँ, वो कैसे चेंज होगी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज़्यादा क्या होगी डायस्टोलिक लेंथ ऑफ, यानी कि डायस्टोल के दौरान ब्लड जो हार्ट है उसके मसल्स कितने स्ट्रेच हुए हैं। मिसाल के तौर पे ये हार्ट का चैम्बर है और ये भी हार्ट का चैम्बर है, इसके अंदर कुछ ब्लड आया और इसके अंदर ज़्यादा सारा ब्लड आया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कौन सा जो हार्ट है वो अच्छे से फोर्स लगा के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जवाब होगा ये वाला जिसके अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसके अंदर ये जो फाइबर्स हैं, कार्डिक फाइबर्स हैं, उनके अंदर स्ट्रेच ज़्यादा आया, ठीक है। यहाँ पे देखें कार्डिक मसल्स के अंदर स्ट्रेच ज़्यादा है, इनकी लेंथ ज़्यादा हुई हुई है, तो क्या होगा, ज़्यादा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी होगी। जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। लास्ट लेक्चर तो यहाँ पे देखें, लेकिन एक खास हद तक, ठीक है। तो बिल्कुल वही दिखाया गया है। अब एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है, एक्सरसाइज और दूसरी कंडीशंस के अंदर क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, जो तो मेरे पास दूसरी कुछ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। अब देखते हैं इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी विद कैटेकोलामीन्स पॉजिटिव आइनोट्रोप्स लाइक डोब्यूटामिन, मिलरिनोन और डाइजॉक्सन। इनसे क्या होता है, इनसे भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है जब हम लोग ये वाली ड्रग्स देते हैं, ठीक है। कैटेकोलामीन्स की बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स के अंदर बताई थी, डाइजॉक्सन को मैंने आप लोगों को डिटेल से पढ़ाया हुआ है, पीछे आप देख सकते हैं। तो पॉजिटिव आइनोट्रोप, आइनोट्रोप का मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा,
मेरे पास कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी जब मैं इस तरह की ड्रग्स को दूंगा। कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम कब होगी? विद द लॉस ऑफ फंक्शनल मायोकार्डियम, जैसा कि एमआई के अंदर होता है। तो ये जो हार्ट के सेल्स हैं ये सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे होते, डेड हो जाते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी नहीं कर पा रहे होते। और कब? बीटा ब्लॉकर देने से। बीटा ब्लॉकर भी हार्ट को स्लो करते हैं, ठीक है, एक्यूटली। और कौन सी? नॉन डाइहाइड्रोपैराडाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये भी ड्रग्स हमारे पास हार्ट के स्लो करती हैं, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को स्लो करती हैं। और हार्ट फेलियर आपको नाम ही बता रहा है कि क्या होता है, कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी इफेक्ट होती है। अब यहाँ पे आते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है। एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने याद रखना है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे आप देखें एक्सरसाइज के अंदर क्या हो रहा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो रही है, जिससे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। मीन आर्टेरियल प्रेशर जो है उसको आप लोगों ने फार्मूला के अंदर देखा था, क्या रिलेशनशिप बन रहा है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डिक आउटपुट का। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें एक्सरसाइज हुई, एक्सरसाइज के साथ क्या हुआ, आफ्टर लोड कम हुआ, ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हुई आफ्टर लोड। कॉन्ट्रैक्टिलिटी के सॉरी कार्डिक आउटपुट के साथ आफ्टर लोड का क्या कनेक्शन था? आफ्टर लोड बढ़ेगा तो कार्डिक आउटपुट कम होगी, आफ्टर लोड कम होगा तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगी। तो आफ्टर लोड कम हो रहा है एक्सरसाइज के अंदर, आप लोगों ने पीछे भी बढ़ा, तो क्या हो रहा है, ओवरऑल कार्डिक आउटपुट बढ़ी है, तो ग्राफ किधर को शिफ्ट हो रहा है, ग्राफ यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, लेफ्ट एंड अप साइड, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होने की एक एग्जांपल दे सकते हैं, हार्ट फेलियर के अंदर देखें तो यहाँ पे देखें कार्डिक आउटपुट बिल्कुल कम होगी, ठीक है। एक वैल्यू ये है, दैट सपोज इस पॉइंट को देख लेते हैं, एक वैल्यू ये है, यहाँ पे देखें कार्डिक आउटपुट यहाँ तक आ रही है, और यहाँ पे सिमिलरली इस ग्राफ को देखें तो ये मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट यहाँ पे आ रही है, और मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट यहाँ कितनी जा रही है, यहाँ पे जा रही है, बहुत ज़्यादा है कार्डिक। हार्ट फेलियर के अंदर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम है, कार्डिक आउटपुट कम। क्या हो अगर मैं हार्ट फेलियर के अंदर पॉजिटिव आइनोट्रोप्स को डाल दूं? तो जब मैं पॉजिटिव आइनोट्रोप्स को डालूंगा, यहाँ पे देखें कार्ड हार्ट फेलियर प्लस पॉजिटिव आइनोट्रोप, तो थोड़ा सी बेहतरी आएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती हैं ड्रग्स, डोपामिन, मिलिरोन, डाइजॉक्सिन। तो हार्ट फेलियर प्लस पॉजिटिव आइनोट्रोप ग्राफ जो है वो थोड़ा सा इन बिटवीन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वाला ग्राफ, एक्सरसाइज के अंदर मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट, नॉर्मल रेस्ट के अंदर जो हमारे पास ये वाला ग्राफ, और हार्ट फेलियर के अंदर वर्स्ट ग्राफ सबसे नीचे वाला, ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, राइट एंड डाउनवर्ड। और हार्ट फेलियर प्लस पॉजिटिव आइनोट्रोपिक ड्रग्स जब हम देंगे तो इन बिटवीन यहाँ पे करके एक ग्राफ प्लॉट होगा। क्लियर हो गया? बिल्कुल सिंपल बातें थी, आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये था मेरे पास फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ, वो क्या कह रहा है और क्या तमाम की तमाम डिटेल है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा, हार्ट फेलियर के अंदर ग्राफ कौन सा है, चूज़ करें, किधर को मूव कर रहा है, चूज़ करें, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम डिटेल आप लोगों ने याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो ये था मेरे पास फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ।